हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लियर एसएससी क्लास। आप लोगों का हिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री के टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन पहले करा दिए हैं। वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग दक्षिण भारत के राज्य के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्वेश्चन करेंगे। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन नंबर, चोल वंश के अंतर्गत भूमि श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। ये सूची 1 में भूमि श्रेणी दिया गया है और सूची 2 में ये किसको दिया गया, ये आप लोगों को मिलान करना है। पहला ए नंबर है ब्रह्मदेव। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ब्राह्मणों को दान की गई भूमि, तो फर्स्ट का 3 हो जाएगा। तिरुनामटुकनी, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 1, मंदिरों को दान दी गई भूमि। वेलन बगई, इसका सही मिलान हो जाएगा 2। गैर ब्राह्मण किसान स्वामियों की भूमि, तो पहला का 3, फर्स्ट का 3 देखिए 2 ऑप्शन में है, दूसरा का 1, ये सेकंड बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। चोल वंश के दौरान भूमि को विभिन्न वर्गों में बांटा गया था, जो समाज की धार्मिक, आर्थिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं को दर्शाता है। जो पहला पॉइंट है ब्रह्मदेव, जो ब्राह्मणों को दान की गई भूमि थी। दूसरा तिरुनामटुकनी या देवदान भी कहते थे, मंदिरों को दान की गई भूमि। वेलन बगई, इस गैर ब्राह्मण किसानों स्वामियों की भूमि होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राष्ट्रकूट सरदार ने अपने चालुक्य अधिपति को अपदस्थ कर दिया और हिरण्यगर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वर्ण गर्भ, नामक एक अनुष्ठान कराया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट सरदार दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को अपदस्थ कर दिया और ब्राह्मणों की सहायता से हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। ऐसा माना जाता था कि इस अनुष्ठान से बलि देने वाले का पुनर्जन्म क्षत्रिय के रूप में होता है, भले ही वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित है? पांड्य, चालुक्य, पल्लव या मौर्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चालुक्य। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पुलकेशिन द्वितीय, जिनका शासनकाल 610 से 642 ईस्वी तक रहा, यह चालुक्य के महान शासक थे, जिनके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार और सांस्कृतिक उन्नति हुई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उन्होंने नर्मदा युद्ध में कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन को हराया, जिसने दक्षिण भारत में हर्ष का विस्तार रुक गया। नेक्स्ट पॉइंट है, कवि रविकृति द्वारा रचित यह प्रशस्ति शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन करता है। पुलकेशिन द्वितीय की विजयों का वर्णन कौन सा शिलालेख करता है? प्रशस्ति शिलालेख। किसके द्वारा लिखा गया है? रविकृति द्वारा, जिसमें हर्षवर्धन पर विजय भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो स्टेटमेंट बेस है। होयसल कला का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट में होयसल कला जो 1050 से 13वीं ईस्वी कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र में विकसित हुई। पहला स्टेटमेंट ये है। सेकेंड स्टेटमेंट में है, होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी और पड्डक्कल में आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जाती है। थर्ड स्टेटमेंट में है, इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है। फोर्थ स्टेटमेंट में, वास्तुशिल्प योजना के अलावा
होयसल शैली ने कुछ अधिक विशिष्ट विशेषताओं को प्राप्त किया। उदाहरण के लिए अधिक सुविधाजनक रेतीले पत्थर के कारण क्लोरिटिक शिस्ट को त्याग दिया गया है। उपरोक्त में से सही कथन पहचानना है। इसमें से सही कथन ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 है। ये सही है, ये सही है, ये सही है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। होयसल वास्तुकला जो लगभग 1050 से 13वीं ईस्वी तक चली, दक्षिण कर्नाटक में विकसित हुई है। इसका प्रारंभिक विकास प्रारंभिक चालुक्य शासकों के स्थापत्य परंपराओं से प्रभावित था। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें से मुख्य स्मारक जैसे बेलूर में स्थित केशव मंदिर अत्यंत विशिष्ट है। इस शैली की प्रमुख विशेषता जैसे स्टेलेट, तारकीय योजना, सोपस्टोन का उपयोग किया और अत्यंत जटिल शिल्पकारी इसे अन्य शैली से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ने निम्नलिखित में से किस शहर पर नियंत्रण के लिए युद्ध में भाग लिया था? मगध, ग्वालियर, पाटलिपुत्र या कन्नौज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों ने कन्नौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संघर्ष को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है और उत्तर भारत की राजनीतिक सत्ता के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कन्नौज में अंत में अपना आधिपत्य बनाए रख सका? जैसे हमने पढ़ा, इसमें से कौन 3 राज्य लड़े रहे थे? पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इस लास्ट में कौन विजयी बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुज्जर प्रतिहार। इसका डिटेल देख लेते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में गुज्जर प्रतिहार राजवंश अंत तक कन्नौज पर अपना आधिपत्य बनाए रखने में सफल रहा। इन्होंने इसे राजधानी बनाया। हालांकि इस संघर्ष में 3 राजवंशों को कमजोर कर दिया, जिससे बाद में मुस्लिम आक्रमणकारी के लिए रास्ता खुल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिहारों के प्रसिद्ध शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज प्रतिहार वंश से थे। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदि वराह। इसका डिटेल देखते हैं। भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने आदि वराह के अतिरिक्त प्रभास की उपाधि धारण की। उन्होंने आदि वराह द्रह्म नामक सिक्का भी चलाया। नेक्स्ट पॉइंट है, शून्य का प्रथम अभिलेखनीय प्रमाण मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से मिलता है। अरब यात्री सुलेमान मिहिर भोज के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली पहली बार किसके अधीन किसी राज्य की राजधानी बनी? दिल्ली सबसे पहले किसके अधीन की अधीन होने के बाद राजधानी बनी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैमूर राजपूत। इसका डिटेल देख लेते हैं। दिल्ली पहली बार तोमर राजपूतों के अधीन एक स्वतंत्र राज्य की राजधानी बनी। तोमरों ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक दिल्ली पर क्षेत्र पर शासन किया और अनंगपाल तोमर को इस राजवंश का संस्थापक माना जाता है, जिसने दिल्ली की स्थापना की और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुज्जर प्रतिहार राजवंशों की स्थापना खाली स्थान ने मालवा क्षेत्र के 8वीं शताब्दी में की थी। गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागभट्ट प्रथम ने। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नागभट्ट प्रथम 8वीं शताब्दी में गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक थे, जिन्होंने अरब आक्रमणों के विरुद्ध पश्चिम भारत की रक्षा की। नेक्स्ट पॉइंट है, 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच प्रतिहारों ने उत्तर और पश्चिम भारत पर शासन किया और मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध एक मजबूत सैन्य किलेबंदी के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चीनी यात्री हैंसेंग ने किस राजा के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया था? चीनी यात्री हैंसेंग। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री हैंसेंग 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। लगभग 15 वर्षों तक यहाँ रहा और विभिन्न बौद्ध स्थलों का भ्रमण भी किया। उसने नालंदा, कन्नौज, कश्मीर आदि में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। नेक्स्ट देखते हैं, अब मध्यकालीन इतिहास के पढ़ते हैं, जो दिल्ली सल्तनत थी। मामलुक राजवंश के अंत निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया? यानी मामलुक राजवंश था, उसका अंत कौन से शासक ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका डिटेल देखिए। मामलुक वंश का अंत 1290 ईस्वी में हुआ, जब क्यूमर्श की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की। इसी के साथ मामलुक वंश का अंत होकर खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। यह परिवर्तन दिल्ली सल्तनत में तुर्की दास वंशों की समाप्ति और अफगान मूल के शासकों के आगमन का संकेत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक 1292 ईस्वी में भीलसा विदिशा के अभियान से जुड़ा? दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जो भीलसा अभियान से जुड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के शासन काल में अलाउद्दीन ने 1292-93 में भीलसा, इसमें मालवा को लूट लिया, जिसने उससे अपार धन की प्राप्ति हुई। अलाउद्दीन ने इस विजय से प्रसन्न होकर जलालुद्दीन ने उसे अवध की इख्तियारी भी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राजवंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है? कौन से वंश को गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मामलुक वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो पहले मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट बेस है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, अलाउद्दीन खिलजी ने घुड़सवार सेना में धोखाधड़ी को रोकने के लिए घोड़े पर दाग लगाने की दाग प्रणाली की शुरुआत की। सेकंड स्टेटमेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने के लिए जाना जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है, केंद्रीय नियंत्रण को मजबूत करने के लिए बलबन ने इक्ता प्रणाली को समाप्त कर दिया था। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े पर दाग और सैनिकों का हुलिया लागू किया, साथ ही मंडी व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण व भंडारण सुधार किए। नेक्स्ट पॉइंट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गई, तांबे की टोकन मुद्रा चलाई व कर बढ़ाया, पर योजनाएं सारी असफल रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बलबन ने इक्ता प्रणाली को समाप्त न करके पुनर्गठित किया था, इक्तादारों पर केंद्रीकृत नियंत्रण रखा और इसे वंशानुगत होने से रोका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुगलक वंश का अंत निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैमूर। इसका डिटेल देख लेते हैं। तुगलक वंश का अंत नासिर उद दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ। 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण से तुगलक वंश कमजोर हो गया। उसके बाद सैयद वंश ने सत्ता संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खिलजी वंश
खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो 1290 से 1296 ईस्वी तक चला, खिलजी वंश का संस्थापक था। उसकी शांति प्रिय नीति के कारण क्लीमेंसी जलालुद्दीन के नाम से जाना जाता था, कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाया और अलाउद्दीन खिलजी को कारा का सूबेदार नियुक्त किया, जो उनके दामाद और भतीजे थे, दामाद भी थे भतीजे भी थे। 1292 ईस्वी में मंगोल आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका, लेकिन अंततः अलाउद्दीन के धोखे से उनकी हत्या कर सत्ता हथिया ली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों ने दिल्ली पर किस क्रम में शासन किया? क्रम बताना है कि पहले कौन आया था और सबसे लास्ट कौन था। ऑप्शन देखिए, सैयद वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश या खिलजी वंश। तो सबसे पहले कौन वंश आया था? खिलजी वंश। फर्स्ट ये हो जाएगा खिलजी, फिर उसके बाद तुगलक आया था, फिर इसके बाद सैयद आया था और लास्ट में लोधी आया था। तो कौन सा बनता है? 4, 3, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ खिलजी वंश है, इसका संस्थापक देख लीजिए, ये कार्यकाल है, कार्यकाल तो नहीं पूछता है, इसका संस्थापक पूछता है। संस्थापक देख लेते हैं। दिल्ली वंश, खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश, खिज्र खां तैमूर का प्रतिनिधित्व करता था। ये लोधी वंश, बहलोल लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इब्राहिम खान लोधी का मकबरा तहसील कार्यालय के पास खाली स्थान में स्थित है। इब्राहिम खान लोधी का मकबरा कहाँ पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत में। इसका डिटेल देख लेते हैं। इब्राहिम लोधी वंश का अंतिम शासक था। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने उसे पराजित कर मार डाला था, जिससे लोधी वंश का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, उसका मकबरा हरियाणा के पानीपत के तहसील कार्यालय के पास स्थित है और यह लखौरी ईंटों से बना आयताकार ढांचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुल्तान अबू बकर शाह निम्नलिखित में से किस वंश से थे? कौन से वंश से थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश से। इसका डिटेल देख लेते हैं। अबू बकर शाह तुगलक वंश से तीसरे और अंतिम शासक थे, जिन्होंने 1390 से 1394 ईस्वी तक शासन किया और विद्रोह, अकाल व आर्थिक संकट जैसी चुनौतियों का सामना किया। उनके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह ने 1394 से लेके 1412 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग ज्योग्राफी का भी एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, आप लोग उसे भी ज़रूर देखिएगा। और आप लोग PDF चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल है क्लियर SSC ऑफिशियल, इस पर आपको मिल जाएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और भी हम अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे। हम लोग को आप लोग लाइक शेयर करिए, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।